आप लोग याद करके आए हैं? सबको क्लैरिटी? बंद करना नोटबुक जरा। नोटबुक बंद करना। नोटबुक बंद करो सब लोग। 2 मिनट। अब नहीं, कब से मैंने टाइम दिया था, अब 2 मिनट कुछ नहीं होता है। अब 2 मिनट कुछ नहीं होता है। ठीक है। बंद करो नोटबुक। बताओ पीयू। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की यूनिट मीटर होती है। ठीक है। हेलो सर, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग हाँ सर। बेटा, आ रही है गुड इवनिंग। आपको आ रही है? हाँ सर, आवाज अंशिका। आ रही है। ठीक है। कल सर सेक्शन ही आपने पढ़ाया था भेजा ना? नहीं, नोट्स नहीं भेजा आपने। किसका? केमिस्ट्री फिजिक्स का बेटा? मैं देखना पड़ेगा फिजिक्स बेटा का। मेरे को ऊपर। हाँ। मैं देखा था, नहीं। मैंने एक कंसाइज नोट अगर मुझे मिलेगा तो मैं देखूंगा बेटा। अभी ओके सर, कोई ओके दिक्कत सर। है थोड़ा बता दो। ठीक है। अंशे बताओ, कैसे डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट चलेगा या रुकेगा? ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रुका रहेगा? हाउ विल यू डिसाइड? नहीं मैं, हाँ फ्रिक्शन के केस में, फ्रिक्शन के केस में आप कैसे डिसाइड करोगे कि वेदर ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट? रुक जाओ, मैं अंशिका से पूछा है मैंने। मैंने कल पढ़ाया था तीनों फ्रिक्शन। उसमें मैंने बताया था कि फोर्स लगने पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो उस केस में आपको बताना है कि कब ऐसा होगा कि जब वो मूव नहीं करेगा। आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें कैसे डिसाइड करोगे तो मूव करेगा या रुका रहेगा? ठीक है, ठीक है, हाथ में। हाउ विल यू डिसाइड? पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। अच्छा। एफ के मैक्स तुमने अपनी तरफ से पैदा किया? अच्छा। फोर्स अगर एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट विल मूव। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से कम या उसके बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट विल नॉट। चलो ठीक है। आर्यन, इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल किसके इक्वल होता है? इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल इक्वल होता है किसके इक्वल होता है फिर? इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल किसके इक्वल होता है? मुझे नहीं पता कि क्या कहा जाए। देख लो, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। अभी उसने आंसर बोला है लेकिन बगल में सुन नहीं पाया बंदे ने। ये क्लास में होता है ना, अपनी चीजों में इतना। इंक्लाइंड प्लेन के केस में एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा होता है। ठीक है ना? हाँ। कंपोनेंट। चलो बताओ विहान, स्यूडो फोर्स कब लगता है? कुछ बताए थे, उसका बताओ। स्यूडो फोर्स कब लगता है? करेक्ट। हाँ। तो अभी आप कौन सा फ्रेम में से देखते हैं तो आपको सूडो फोर्स लेना पड़ता है? इनर्शियल है नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। करणवीर, अर्थ कौन सी फ्रेम है? क्यों? जब घूम तो रही है अपने एक्सिस पे, अच्छा, लेकिन फिर भी उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड क्यों है? अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फोर्स बट स्टिल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड ऑन अर्थ। वाई? रुक जाओ आर्यन। हाँ, लगभग जीरो के इक्वल होते हैं। बता दिया उसने कि लगभग एक्सेल। अच्छा बताओ वो क्या होता है, तुम बताओ। अर्थ का एक्सेलेरेशन लगभग जीरो के इक्वल होता है, इसी वजह से फोर्स उसके अंदर, मतलब आप लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, और क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन के पहले भी तो पढ़ा होगा कुछ। आर्यन, फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ, कंप्लीट कंप्लीट फॉर्मूला। हाँ, करेक्ट। एम ए प्लस वी डी एम बाई, एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है। चलिए, आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन सबको समझ में आ चुका होगा, और मैंने ये बताया था वो ग्राफ लास्ट में समझ में आना जरूरी है। ग्राफ बताया था ना, एक बार ग्राफ देखना लास्ट में, कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है तब तक फ्रिक्शन बढ़ता है। एंगल कितना होता है? 45 एंगल पूछा जा सकता है, एंगल 45 होता है। फिर एक मैक्सिमम लिमिट के बाद फिर उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, चाहे आप कितना फोर्स लगाएं। तो कांस्टेंट फ्रिक्शन कौन सा होता है? काइनेटिक, ठीक है ना। और बढ़ता हुआ फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक, समझ में आया ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में ज्यादा डेंजरस है काइनेटिक, ठीक। और बाकी आपको एक्सेलेशन वगैरह निकालना भी हमने बता दिया था, उस चीजों को देख लिया था। अच्छा, ये बात भी बता दिया था कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। इसको एक्सप्लेन करना था ना। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, एक 5 kg का स्फेयर था, और एक 5 kg का क्यूब था, और एक 5 kg का क्यूबॉइड था। तीनों का मटेरियल सेम था, तीनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम था। तो किस केस में आपका फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? तो आप लोगों ने बोला था क्यूबॉइड में, कुछ लोगों ने तीनों में सेम बोला था, ठीक है ना। तीनों में सेम लगेगा। तीनों में सेम क्यों लगाएगा? तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, प्रेशर की वजह से। क्योंकि पहले वाले केस में, स्फेयर के केस में 5 kg का कम एरिया कांटेक्ट में है, तो प्रेशर के कारण जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट है वो बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं हाथ को धीरे से इस बोर्ड पे रखता हूँ, तो मान लो 10,000 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में, मैं थोड़ा सा प्रेस करता हूँ तो 50,000 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में हो सकते हैं, थोड़ा और प्रेस करूँ तो 60,000 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं या नॉर्मल बढ़ाना शुरू करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट बढ़ जाते हैं। तो देखो, भले स्फेयर था, उसका एरिया कम कांटेक्ट में था, तो मान लो इस केस में 60,000 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में थे 60 के, तो इस वाले केस में भी 60 के मॉलिक्यूल ही कांटेक्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एरिया बढ़ा, इसकी वजह से प्रेशर कम हो गया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट सेम होते हैं। इसी वजह से फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि यहाँ भी 60,000 थे, 60,000 क्यों थे यहाँ? क्योंकि यहाँ एरिया कम था लेकिन प्रेशर बढ़ गया, यहाँ एरिया ज्यादा था लेकिन प्रेशर कम हो गया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कॉन्टेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम। दैट इज वाई वी से फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। बच्चों, हाँ, एक और बात, कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सेम ऑब्जेक्ट है, इस पे फिर से काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इन विच केस फ्रिक्शन विल बी हायर? इन विच केस फ्रिक्शन विल बी हायर? बराबर हो, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब समझ में आना चाहिए। ये फ्रिक्शन ना तो एरिया पे डिपेंड करता है, ना जैसे आप आपने देखा था ना, आप फोर्स बढ़ाते चले जा रहे थे लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझसे छूट गया था, उसको मैं कवर कर रहा हूँ, उसका नाम है इम्पल्स, ठीक है ना। ये मुझे सेकेंड लॉ में बताना चाहिए था, लेकिन शायद देखिए कवर किया था क्या, इम्पल्स बताया था कि नहीं बताया? छूट गया था मेरे हिसाब से। इम्पल्स नहीं बताया था, तो बस लिख लीजिए इम्पल्स, 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 ठीक है ना, इम्पल्स लिखिए। देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना बच्चों। तो फोर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। तो बच्चों जे को डिफाइन कैसे करते हैं? एफ इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना, डीपी बाई डी टी, सबको पता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाई डी टी।
तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ एफ डी टी इज इक्वल्स टू डीपी, लिख सकता हूँ। इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो ये जो आता है यही आपका इम्पल्स है, ये इम्पल्स है। यानी सीधी सी बात बोलूं, इम्पल्स जब कभी भी निकालने को बोले तो फोर्स और टाइम दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो चेंज इन मोमेंटम निकालो। जब कभी भी इम्पल्स निकालने को बोले आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, सिंपल बात। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड को और केजी मीटर पर सेकेंड, बात बराबर है, क्योंकि जो मोमेंटम की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। जे जे इम्पल्स, हाँ, जे सेकंड, आई मतलब इनर्सिया हो जाता है, हाँ, न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर। अरे न्यूटन इंटू सेकेंड, अरे हुआ कि नहीं, एफ डी टी का मतलब क्या है, न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड को अगर सॉल्व करोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड ही तो आएगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात। बेटा जो डेल्टा पी की यूनिट होगी वही तो इसकी यूनिट होगी, तो उसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है, न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब देखो यहाँ एक बात है कि सर यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम ही तो निकाला था, फिर इसको अलग से क्यों पढ़ा। देखो सुनो क्या हुआ, कुछ ऐसे फोर्सेस नेचर में होते हैं जिनको हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, उनके वजह से आया इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो बहुत कम समय के लिए लगते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बैट से बॉल को हिट कर, तो बैट बॉल का कांटेक्ट बहुत कम समय के लिए होता है कि नहीं होता है। जैसे गोली, बुलेट, बुलेट किसी सरफेस को हिट करे, उस समय बुलेट का और सरफेस का कांटेक्ट बहुत कम समय के लिए होता है। तो इन दोनों ही केस में फोर्स की स्टडी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती फोर्स की स्टडी, क्योंकि फोर्स बहुत कम समय के लिए एक्ट कर रहा है। तो बच्चों जब फोर्स की स्टडी ही नहीं कर सकते तो एफ नहीं लिख सकते तो ए नहीं लिख सकते। अरे एफ लिखा, फिजिक्स कैसे शुरू हुई, मैकेनिक्स कैसे शुरू होता है, सबसे पहले फोर्स आया, फोर्स से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आया, वेलोसिटी से डिस्टेंस आया, ऐसे ही तो है। तो अगर फोर्स ही किसी के बारे में नहीं पढ़ पाओ, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ पाओ, तो तुम फिर पीछे की सारी कहानी बंद हो गई, तो क्या उसकी फिजिक्स डिस्कस ही नहीं कर सकते। साइंटिस्टों के बीच में सोचने लगे लोग कि ऐसे फोर्स आ जाए जो बहुत कम समय के लिए लगता है, तो क्या उनकी फिजिक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेटा वो फोर्स इतने कम समय के लिए लगता है कि उस फोर्स की स्टडी करना ही पॉसिबल नहीं है। अब गोली इतने कम समय के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए टकरा रही है किसी वॉल के साथ, अब बोलो उस फोर्स का फंक्शन लिखो, पॉसिबल ही नहीं है। उस फोर्स की वैल्यू लिखो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस क्या कहे जाते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। तो लोगों ने बोला कि चलो मान लिया इम्पल्सिव फोर्स का एफ नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन इम्पल्सिव फोर्स का एफ डी टी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एफ डी टी मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्सिव फोर्सेस का हमेशा चेंज इन मोमेंटम ही कैलकुलेट होता है, उसका फोर्स का फंक्शन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये छोटी सी बात थी। एक और बात इसमें याद रखना कि अगर फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया हो तो क्या देता है, ठीक है ना, फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो बच्चों इसका एरिया देगा इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसे एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ लिख लेना, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ गिव अस इम्पल्स, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ गिव अस इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। एफ टी ग्राफ का एरिया या तो आपको इम्पल्स देता है या तो चेंज इन मोमेंटम देता है। मैंने इसका शॉर्टकट आप लोग को पहले बताया था कि जब कभी भी आपको ये चेक करना हो, कोई अननोन ग्राफ आ जाए जिससे आपको कभी सामना नहीं हुआ हो, और वो ग्राफ आ जाए और ये पूछने लगे कि उसका स्लोप क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, वाई एक्सिस पे जो है उसका स्लोप, उसका यूनिट लिख लो, एक्स एक्सिस पे जो है उसका यूनिट लिख लो, न्यूटन सेकेंड। स्लोप देखना है क्या क्या देगा, तो यूनिट को डिवाइड कर दो, तो न्यूटन पर सेकेंड आएगा, ये कोई यूनिट नहीं है, कोई फिजिक्स की कोई क्वांटिटी नहीं है। एरिया देखना है क्या देगा, तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन सेकेंड, किसका यूनिट होगा, इम्पल्स का। मतलब अगर कोई अननोन ग्राफ दिया जाए तो उसमें आप लोग ये लॉजिक लगा के चेक कर सकते हैं कि वो किस, वो जो ग्राफ है वो किस चीज की वैल्यू देगा। तो आप लोग याद रखिएगा, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ गिव अस इम्पल्स, ठीक है ना। ये छोटी सी बात जो मेरे से छूट गया था, मैंने इसको दोबारा कवर किया, ठीक है।
चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना आप लोग को आता ही है, मैंने बताया था ना। एक बार टेस्ट कर लेता हूं। चलो बताओ, अगर एक मास है, ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ एक बॉल पे टकराने जा रहा है, और टकराने के बाद ये v वेलोसिटी के साथ ही रिबाउंड हो गया, वापस आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं? जीरो नहीं होगा कि जीरो होगा? -2 mv या माइनस या +2 mv, वो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, आपने किसको प्लस लिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस केस में जीरो नहीं होगा, याद है ना आप लोग को, बस यही मैं रिमाइंड करने के लिए कर। क्यों? तो पहले अगर पी आई को मान लोगे प्लस, तो पी आई कितना है? पी आई है m इंटू वी, तो पी एफ कितना होगा? पी एफ होगा -m इंटू वी, क्योंकि भाई डायरेक्शन भी तो लेना पड़ता है ना वेलोसिटी में। तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, पी एफ माइनस पी आई होगा -mv -2 mv आता है। क्लियर? मतलब जीरो नहीं होता मोमेंटम, ये सब याद रखना, एक क्वेश्चन छोटा छोटा आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा, ठीक है। आगे चला जाए, अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या नाम है? बैंकिंग ऑफ रोड या मोशन। पहले बैंकिंग ऑफ रोड, इसके अंदर कई सब टॉपिक है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट हमें बैंकिंग ऑफ रोड का ही देखना है। क्या? अरे हाँ, मैंने बोला था याद दिलाने के लिए। अब बैंकिंग ऑफ रोड लिख लिया तो लिख लिया, अब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसके बाद हो। छोटे छोटे टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लिख लिया तो लिख लिया। तो बच्चे इसके अंदर सब केस पहले करते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। पहला केस देखो, मोशन ऑन ए कर्व पाथ। कर्व पाथ, मोशन ऑन ए कर्व पाथ। आइए एक आंखों देखी बताते हैं आपको हम। जो लोग यूजुअली विलेज से बिलोंग करते होंगे वो इसको रिलेट कर पाएंगे ज्यादा, जो सिटीज से बिलोंग करते हैं मैं उनका तो नहीं जानता। बच्चों विलेज में क्या होता है, जैसे गांव वगैरह होते हैं इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द जगह पे ये ऐसे नहर होती है। नहर होती है, नहर जानते हैं ना, कैनाल, और उसी के साइड में रोड होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस राज ऐसा होता है या नहीं होता है? नहर होता है और नहर के साइड में रोड होता है, ठीक है ना। तुमने देखा है, तुम्हारे तो घर के पास, तो नहर के साइड में रोड होता है। तो अब देखो क्या हुआ कि मैं उसमें यहाँ से, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, मैं वहां पढ़ने जाता था स्कूल, साइकिल से जा रहा था। तो उस समय बाइक बहुत कम लोगों के पास हुआ करती, मतलब अब तो बाइक बहुत नॉर्मल चीज हो गया है। विलेज वगैरह में बाइक बहुत कम लोगों के पास, तो जो होता था वो अपने आप को, उसमें जॉन अब्राहम की पिक्चर आई थी धूम वाली, तो जिसके पास भी कोई बाइक आई थी तो वो अपने कम नहीं समझता था। तो देखो, अब मैं यहाँ पे था, मैं ऐसे घर जा रहा था, और सामने वो धूम वाला बच्चा आ गया, ठीक है ना। पहली बार बाइक मिली, धूम वाला बच्चा हो गया। अब उसने क्या हुआ, स्पीड करके स्पीड अप किया अपने बाइक को, एकदम स्पीड बढ़ा के जा रहा है, जा रहा है, घूमना चाहा, घूमना चाहा, लेकिन वो घूम नहीं पाया। क्यों नहीं घूम पाया? क्योंकि बच्चों अभी आप जो साइकिल चलाते होंगे, जो कुछ भी चलाते होंगे, उनको पता होगा कि टर्न पे आपको स्पीड अपनी स्लो डाउन करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि वो अभी नया नया था, उसको इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो उसने क्या किया कि स्पीड अपनी बढ़ाए रखी और अपने बाइक को मोड़ दिया। तो बच्चों बाइक को मोड़ दिया तो इधर तो नहीं जा पाया, लेकिन यहां से वो लॉन्ग जंप कर गया। हाई जंप जानते हो, हाई जंप लॉन्ग जंप, यहां से लॉन्ग जंप किया। लॉन्ग जंप किया, उसकी बाइक ऐसे हवा में उड़ती हुई, मेरे आंखों के सामने की बात है ये। मैं बैंकिंग ऑफ रोड के एग्जाम्पल में ये नहीं भूल पाता हूँ कभी अपने जीवन में। हवा में ऐसे वो उड़ा बाइक, और ये लास्ट वाले, जैसे पानी है बीच में, यहाँ से बैंक में होते हैं, इस तरह से होते हैं, मतलब प्लैंक टाइप के होते हैं, मतलब मिट्टी आगे होती है फिर ऐसे होती है। तो उस पर चढ़ा तो बिल्कुल उसको प्लेटफॉर्म मिल गया लॉन्च होने का, और वो लॉन्च हो गया एयर में। एयर में लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद इस वाले बैंक पे गया, ठीक है ना, इस वाले बैंक पे गया, फिर स्लो मोशन में नहर में आके पीछे आया। मतलब ऐसे गया, पूरा क्रॉस नहीं कर पाया, स्लो मोशन में नहर में आके गया।
नहर में अंदर गया। तो उसको अभी ये फिजिक्स एक नहीं मालूम थी, उसी फिजिक्स को हम लोग देखना है कि भाई कर्व पे कितना सेफ स्पीड हो सकता है आपके घूमने का, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द सेफ स्पीड लिमिट टू टेक टर्न ऑन ए कर्व। ठीक है ना। तो अभी हम नहर को हटा देते हैं, अभी हमारे सब्जेक्ट की बात नहीं है ये तो मैं एक आपको सिचुएशन बता रहा था। ठीक है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से समझते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी, तो थोड़ा एफबीडी वगैरह डिस्कस करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी कर्व हो एक सर्कल का पार्ट होता है। एक मतलब एक सर्कल का पार्ट होता है, मतलब कर्व है तो उसको मान सकता हूँ ना एक सर्कल का हिस्सा होता है कोई भी कर्व जो होता है। तो बच्चों अगर हिस्सा है तो इस कर्व का एक रेडियस भी होगा और एक सेंटर भी होगा। तो उसका सेंटर किधर होगा, इधर की तरफ होगा, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा। अब ऐसे आप मुड़ रहे हो तो एक कर्व है ना, इस कर्व का यहाँ पे सेंटर होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि कोई भी, किसी को भी अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है, किसी को भी अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए। किसी को भी सर्कुलर पाथ में घूमना है तो उसके सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, हालांकि सर्कुलर नहीं है आपको पता है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब रस्सी बांध के किसी पत्थर को घुमाते हो तो सेंटर की तरफ टेंशन फोर्स है। तो कोई भी चीज अगर सरफेस, किसी को भी अगर सर्कल में घूमना है तो वो एक सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, और वो जो फोर्स होना चाहिए वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है पता होगा तो, हालांकि हमने वो पढ़ लिया था पीछे सर्कुलर मोशन में, लेकिन अगर जितने लोगों को नहीं पता होगा, सेंट्रीपिटल वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ रहा है नहीं, आर्यन हाथ हटाओ, समझ में आ रहा है तुमको, यहीं पे हो ना। क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा, क्रॉस क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, अगर आपको इस पे सेफ टर्न लेना है तो आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। बच्चों अगर सेफ आपको घूमना है तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ना। तो वो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो कितना फोर्स चाहिए, तो अगर मान लो बेटा आप वी के स्पीड से घूमना चाहते हो, डिमांड देखते हैं कितना है। अगर आप वी के स्पीड से घूमना चाहते हो तो फिजिक्स ये कहता है कि अगर आप वी के स्पीड से घूमना चाहते हो तो सेंटर की तरफ एम इंटू ए सी के बराबर फोर्स होना चाहिए। इट मीन दैट इज एफ सी शुड बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। इतना फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, तभी आप घूम पाओगे। अब देखो आप जितना ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ाओगे सेंटर की तरफ उतनी ज्यादा फोर्स की डिमांड होगी। जैसे आप स्पीड में ज्यादा घूमना चाहते हो तो कर्व आपसे कहता है कि ठीक है घूमना चाहते हो घूम जाओ, लेकिन मुझे सेंटर की तरफ इतना फोर्स दो, तब घूमने दूंगा। अगर तुमने इससे कम फोर्स दिया तो घूमने नहीं दूंगा, तब तुम सीधा जाओगे, फिर कहोगे हैंडल लॉक हो गया था। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा बताओ, अगर कोई भी कार है वो कर्व पे जाके पलट जाती है तो उसका कौन सा पहिया पहले उठेगा, अंदर वाला कर्व के या बाहर वाला। जैसे कार रेसिंग हो रहा है, रेसिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब कार ऐसे टर्न पे जा रही है, ठीक है ना, तुम लोग गेम बहुत खेले होगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कार ऐसे जा रही है इस टर्न। अब कार की ओवर स्पीड है, अब वो कार पता है कि सेफ टर्न नहीं ले पाएगी क्योंकि ये फोर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसको जो सप्लाई कौन करता है हम अभी हम देखेंगे कि सप्लाई कौन करता है, वो अलग बात है। इतना डिमांड है तो बेटा जितने स्पीड से घूमोगे उतना ज्यादा डिमांड होगा सेंटर की तरफ। तो मान लो कार घूम नहीं पाई, तो घूम नहीं पाई तो अगर उसका पहिया उठेगा, मान लो ऐसा, तो अंदर वाला उठेगा कर्व के या बाहर वाला। अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। तो कार ऐसे पलटेगी ना बेटा, ऐसे पलटेगी ना। तो अंदर ना, कर्व के अंदर ना, ये अंदर वाला हिस्सा, समझ गया ना। कार अगर ऐसे जा रही है अचानक तो कार ऐसे पलटेगी, पलटेगी नहीं पलटेगी। या अगर तुम घूम नहीं पाओगे, टर्न नहीं ले पाओगे तो ऐसे जाओगे, मतलब स्लाइड ऐसे होगी, अवे फ्रॉम द टर्न स्लाइड होगी, इन टू द टर्न स्लाइड नहीं होगी। कभी बाइक से टर्न लेते हुए, साइकिल से टर्न लेते हुए गिरो, तो गिरते समय ऐसा नहीं होगा कि तुम टर्न की तरफ गिरोगे, तुम्हारा मतलब तुम ऐसे गिरोगे लेकिन तुम्हारी साइकिल ऐसे जाएगी, टर्न से दूर जाएगी, जाएगी ना। तो ये बात आपको समझना। तो इस सिचुएशन में इतने फोर्स का डिमांड है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कितना फोर्स डिमांड होता है। आप जितने स्पीड से घूमना चाहते हो उतने फोर्स का डिमांड सेंटर की तरफ होता है।
इसलिए कम स्पीड से घूमते हो तो फोर्स का डिमांड कम होता है, इसलिए आप आराम से टर्न ले लेते हो सर पे। अच्छा, तो इस डिमांड की सप्लाई कौन करता है? इस डिमांड की सप्लाई करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन करता है? स्टैटिक। अब ये बहुत खतरनाक चीज है, देखो यहाँ समझने वाली बात है, और ये बहुत गलत बात हो सकती है। मतलब तुमने कितना समझा, हो सकता है बैंकिंग ऑफ रोड बहुत लोग के स्कूल में पढ़ाया जा चुका हो, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि जब कार मूव करे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? जब कार मूव भी कर रही है तो मैं ये अभी आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। पूरा डिराइवेशन, हर जगह डिराइवेशन हुआ होगा तो बोला होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो सेंटर की तरफ लगता है वो एम इंटू ए सी के बराबर होता है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सप्लाई का काम करता है, डिमांड उतना है, उसको सप्लाई देने वाला कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन है कि जब कार मूव कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों, और अगर कार ऐसे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन साइडवेज क्यों? दो सवाल है कि भाई ए हाथ हटाओ, तुम दोनों लोग सोओगे क्या? तुम लोग यहीं पे गधा कहीं का। अगर कार आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे क्यों नहीं? फ्रिक्शन फ्रिक्शन साइडवेज और स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ रहा है प्रॉब्लम? ये दो प्रॉब्लम है कि भाई स्टैटिक क्यों लगा रहे हो, पहला सवाल। दूसरा, इस तरह से क्यों लगा रहे हो? कार तो ऐसे जा रही है, उसका स्पीड तो ऐसे, पीछे क्यों नहीं लगा? समझ रहे हो कि नहीं? है किसी के पास जवाब तो बताओ। प्रॉबल जहाज, बताओ। वैसे एक सवाल का जवाब ऐसे तुम समझ सकते हो कि जैसे अगर ये कार फ्रिक्शन घूम नहीं पाएगी, तो घूम नहीं पाएगी तो किधर की तरफ जाएगी? ऐसे जाएगी। तो फ्रिक्शन उसको उधर जाने से रोकने के लिए किधर लगेगा? अंदर। स्किड किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। तो उसको स्किड होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ। ये पहले सवाल का जवाब है कि भाई फ्रिक्शन अंदर क्यों लगा, क्योंकि अगर टर्न पे कार घूम नहीं पाई तो कार ऐसे स्किड हो, ऐसे स्किड होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तो बच्चों जब कोई भी कार चलती है या कोई भी पहिया घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बोलते हैं कि नहीं? तो रोलिंग मोशन में जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। ये बड़ी कमाल की बात है। जो पॉइंट, जैसे मान लो पहिया ऐसे घूम रहा है, तो जो पॉइंट भी ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। जो पॉइंट भी ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा वो क्या रहेगा? हमेशा रेस्ट में रहेगा। एक पहिया का ऊपर वाला हिस्सा सबसे तेज मोशन करता है और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल, सबसे नीचे चले जाओगे तो रुका रहेगा, उससे ऊपर बढ़ते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी। आर्यन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इनको भूल गया होगा लेकिन मुझे याद है, साइकिल वाला। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसमें होगा फोटो पक्का। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हमने यही किया था, एक स्नैपशॉट लिया था मूविंग साइकिल का। आर्यन नहीं चला रहे थे उसको उस समय, लेकिन 10th में थे। उस समय 11th के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने। इसके इसके अंदर होगा राज, 11th के अंदर। ये रहा। रुको तो, अरे ध्यान से देखो, नीचे स्पोक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? नीचे तीली दिख रही है ना, स्पोक नीचे दिख रहा है ना, ऊपर स्पोक कहाँ दिख रहे हैं? यस सर। ऊपर स्पोक नहीं दिख रहा है ना, लेकिन नीचे स्पोक दिख रहा है, देखो स्पोक दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट तुमको सबसे क्लियर दिख रहा है। बाकी वो मूविंग इफेक्ट के कारण हल्का सा ब्लरिश व्यू आ रहा है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट देखो एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? तो जब पहिया चलता है तो उसका नीचे वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट में होता है और सबसे तेज उसका ऊपर वाला पॉइंट चलता है, फिर ग्रेजुअली स्पीड डिक्रीज करती है। समझ आया ना? इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? जब ब्रेक मारते हो काइनेटिक, तो पहिए में कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग, है ना? या अगर ऐसे बात करोगे तो स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहिया का ये वाला हिस्सा रुका रहता है, इसी वजह से स्टैटिक। समझ रहे हो? लॉजिक क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन।
पहिए का ये वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, ठीक है ना। देख लो डायग्राम, ये हम फिर दोबारा रिविजिट करेंगे रोटेशन में, ठीक है। आर्यन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, देखो मैं ऊपर हूँ, अंशिका भी ऊपर खड़ा होकर देख रही है। ये अंशिका, ये मैं एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता हुआ। कैमरामैन कौन था? कैमरामैन पीछे बैठे हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो आपको लॉजिक क्लियर हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि वो जो पहिया होता है वो उस मोमेंट पे, नीचे वाले मोमेंट पे क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब ये डिमांडेड फोर्स इतना है, तो ये सप्लाई वाला फोर्स इतना है। तो बच्चों ये एफ एस मैक्सिमम कितना हो सकता है? एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्सिमम कितना हो सकता है? एफ एस मैक्स यानी ये मैक्सिमम कितना सप्लाई दे सकता है? एफ एस मैक्स के बराबर। तो जब ये मैक्सिमम सप्लाई देगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी, यहां पे हमें क्या पता चला बच्चों कि फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न एफ एस शुड बी इक्वल टू एफ सी। सेफ टर्न के लिए एफ एस शुड बी इक्वल टू एफ सी। एफ एस, अभी एफ एस लिख रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन भाई डिमांड के हिसाब से ना अभी। अब बच्चों फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, इसी के बाद सब केस करेंगे। फॉर मैक्स वेलोसिटी, अगर मैक्स वेलोसिटी के लिए देखना है तो बच्चों एफ एस की जगह क्या रख देंगे? एफ एस मैक्स। एफ एस की जगह क्या रख देंगे? एफ एस मैक्स। और एफ सी की जगह क्या रख देंगे? एम इंटू वी एम स्क्वायर बाई आर। ए देखो इधर ध्यान से, एम इंटू वी एम स्क्वायर बाई आर। यहाँ आर क्या है? किसका? टर्न का, है ना। ये रोड का रेडियस है, ये रोड का रेडियस आर है। अरे दिया रहेगा नहीं तो तुम, हाँ एक्सपेरिमेंट कर। हाँ वी एम मतलब वी मैक्स, वी मैक्स। अरे तुम्हें अनुभव हो जाएगा। अब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो हर बार इंजन बना के थोड़ी कार चलाओगे, कार खरीद के चलाओगे कि नहीं। थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ लिया तो अब तो इंजन पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसको चलाऊंगा। ऐसा करोगे क्या तुम? ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। एफ एस मैक्स की वैल्यू रख दो, कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। और बच्चों अभी म्यू एस इंटू एन है तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। एन बराबर कितना हो जाएगा? एम जी। तो म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। हाँ क्या हुआ? बनाओ उसको। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? वी मैक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। मतलब अगर आपका स्पीड इससे कम है तब तो आप घूम पाओगे, अगर नहीं है तो आप गए। फॉर सेफ टर्न वी शुड बी लेस देन वी मैक्स। फॉर सेफ टर्न वी शुड बी लेस देन वी मैक्स। ठीक है, तो सेफ टर्न के लिए वी वी मैक्स से कम होना चाहिए। चलो बच्चे, इसलिए देखो जो माउंटेन पे अगर कार चले ना, पहाड़ों पे जो कार होता है उसका टायर बहुत जल्दी घिसता है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन का बार बार इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसका टायर जल्दी खराब होता है, माउंटेनियस रीजन में टायर बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बार बार कर भी तो लेना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है बार बार, तो टायर आपको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। बच्चों ये सेफ टर्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक डिराइवेशन मैं ऐसा मान सकता हूं कि उसको बिना पूछे स्कूल वालों का 11th पार नहीं होता है, ठीक है ना। वो डिराइवेशन हम लोग करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। कुछ कुछ डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का डिराइवेशन, वो स्कूल वाले कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना।
दूसरा डिराइवेशन अभी कर रहे हैं बैंकिंग ऑफ रूट का। बैंकिंग ऑफ रूट का डिराइवेशन मतलब मैं बोल सकता हूँ 95% केस में कोई स्कूल ऐसा शायद ही बचे जिसमें वो नहीं पूछा जाता हो। ठीक है ना, मतलब किसी न किसी एग्जाम में तो पक्का आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो करते क्या है यहाँ पे, समस्या क्या थी बच्चों? समस्या थी कि सेंटर की तरफ अगर आप स्पीड बढ़ा रहे थे तो सेंटर की तरफ जो फोर्स की डिमांड थी वो बढ़ जा रही। तो डिमांड बढ़ रही तो सप्लाई बढ़ाओ। सप्लाई कैसे बढ़ाएं? तो लोग क्या करते हैं, टर्न ऐसे हो रहा है तो इस साइड का रोड उठा देते हैं। इस साइड का रोड, या तुमने देखा होगा ना कि आप लोग ऐसे भी होता है कि जब टर्न लेना होता है और कोई टर्न इस ज्यादा स्पीड में, तो अपने झुका के बाइक को टर्न लेता है कि नहीं लेता है? तो झुका के क्या करता है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट वो सेंटर की तरफ करता है जिससे फ्रिक्शन को मदद मिल सके। जरा समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे झुका के घूमू। हाँ, हाँ वो तो बात अलग है, वो तो भी बता रहे। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस भी हो और तुम उसमें तेज स्पीड से टर्न लेना चाहते हो तो तुम साइकिल को झुका के ले सकते हो टर्न। मतलब अगर सीधा रहोगे तो कम स्पीड, झुका के उससे तेज स्पीड से ले सकते हो टर्न। ठीक है ना? ड्रिफ्ट जानते ही होगे तुम लोग, है कि नहीं? ड्रिफ्ट तो जानते हो। ठीक है ना? लेकिन अब बच्चों देखो, एक गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, कि इस साइड वाले रोड के हाईवे पे खासकर, इधर ध्यान दो, गवर्नमेंट क्या करती है, इस साइड वाले हाईवे को ऐसे उठा देती है। ऐसे उठा हुआ हाईवे में, मतलब जहां टर्न होता है ये वाले हिस्से को ऊपर कर दिया। हाँ, मतलब देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे, अगर ये हाईवे पहले था ऐसे था, अब इसको क्या कर देती है, ऐसे कर देती है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे हो जाता है, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। तो अब जैसे आप टर्न लोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आप साइकिल से घुमा के गेन करते तो वो अपने आप आपको मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग। आपने देखा है, सबने देखा है? नहीं देखा है? दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मतलब ये तो ज्यादा ही कैसे उल्टा, तुम मारोगे क्या लोगों को? मारोगे क्या तुम लोगों? देखो यहाँ पे ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, इतना नहीं उठाते हमारे यहाँ, ले रेसिंग ट्रैक होगा ये, ठीक है ना? बाकी नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा नहीं करते। पता चले कि अगर नॉर्मल हाईवे पे ऐसा हो गया, ट्रक लोड लेके जा रही है तुम्हारे ऊपर गिर गई, तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। लेकिन ठीक है, ये बैंकिंग होता है, आपने ऐसे देखा होगा इसको। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी मैं बताता हूँ एक घटना तुमको, यूपी की। इटावा में एक हाईवे है, उसकी स्टडी हुई थी। तो इटावा में एक हाईवे में एक जगह है, ठीक है ना, वहां पे बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो वहां के लोग कहते हैं कि वहां ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर मतलब भूत प्रेत टाइप की कुछ मैटर होगा। समझ रहे हो? क्योंकि बोलते हैं कि, ऐसे बोलते हैं भैया, यहाँ हमेशा साल में एक नेक जान जरूर जाता है, या हमेशा एक्सीडेंट एक महीने में एक आध हो ही जाता है। यहाँ ऊपरी चक्कर है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, रुको सुनो ध्यान से, एक दो, बोलते हैं कि यहाँ पे हैंडल ही लॉक हो जाता है, गाड़ी घूम ही नहीं पाती है। तो उसका रीजन क्या है? तो जब उस जगह पे देखा गया तो उस जगह पे, अब हाईवे पे तेज स्पीड से आ रहे हो, लेकिन वहां बैंकिंग प्रॉपर नहीं किया गया। बेटा हाईवे पे जनरली हम तेज स्पीड से आते हैं, तो जब आप बैंकिंग प्रॉपर नहीं होगा और आप घूमना चाहोगे तो आपका हैंडल उधर घूमेगा ही नहीं। आप कितना भी फोर्स लगाओ, हैंडल उधर नहीं झुकेगा। तो ये कौन से थे? तो, तो इस, हाँ, तो हैंडल ऐसे घूमेगा नहीं। तो घूमेगा नहीं तो मतलब लोग इसी बोलते हैं कि वो जो भूत था उसने हैंडल पकड़ लिया, वो आदमी हैंडल घुमा ही नहीं पाया। समझ जाएंगे नहीं? अरे प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, बैंकिंग का प्रॉब्लम था। अब इधर से हम सावधानी से समझो बच्चों। दूसरा बैंकिंग ऑफ रोड, अब इसके अंदर दूसरा फाइनल टॉपिक, मतलब हेडिंग हमने बैंकिंग ऑफ रोड ही डाला था लेकिन अब उसको पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड ये वाला डेरिवेशन है। ठीक है ना?
देखो इधर ध्यान से। हाँ, अरे पहला वाला तो उसको समझने के लिए पढ़ा कि प्रॉब्लम क्या थी। अरे प्रॉब्लम पढ़ोगे तभी तो सोल्यूशन पता चलेगा ना। पहले ये तो पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। इधर तो ऐसे किया और ऐसे किया। रुक जाओ, पहले समझेगा सब कोई, इसका एफबीडी सब कोई समझेगा। बच्चों अब रोड को हमने क्या कर दिया, बैंक कर दिया। बैंक करने का मतलब इसको ऐसे उठा दिया। पहले रोड ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला रोड ऐसे, तो जितना ऊपर उठाया है, पहले ऐसे फ्लैट था बिल्कुल, अब ऐसे किया, तो जितना ऊपर उठाया है उसे हम क्या बोलते हैं, ये एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंक। ये एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे आपकी कार है, तो मैं बहुत ही गंदा कार बनाऊंगा। ठीक है, तुम लोग अच्छा कार बना रहे ना। क्यों, इसमें ऐसा कार होता है क्या? एक दो, इधर ध्यान दो। तो बच्चों यहाँ पे पहले सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा ना, तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकलेगा ना। डिमांड की पता तब चलेगी ना, सेंटर पहले डिसाइड कर ले। तो बच्चों सेंटर इसका किधर होगा, ये वाली लाइन इसकी सेंटर होगी। अब इसको देखना पड़ेगा आपको। तो बच्चों इसका सेंटर रेडियस कौन सा माना जाएगा, रेडियस माना जाएगा ये वाला। रेडियस कौन सा माना जाएगा, रेडियस माना जाएगा ये वाला। अरे समझ में आ रहा है क्यों? नहीं आ रहा है? अरे अब तो कार ऐसे घूम रही है ना। गधों, अब अरे ये कार ऐसे करके ऐसे कर्व ऐसे है ना, अब तो ये पूरा सर्कल बनेगा ना। ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू। तो अब कार जब ऐसे बैंकिंग पे जा रही होगी तो ऐसे घूम रही होगी ना। क्या हुआ? नहीं यार, टॉप व्यू देखो तो, अरे यार तो रेडियस सबकी बार ऐसे होगा ना यार। ये पहले बताओ, ये क्लियर है? तो अब सारा का सारे के सारे फोर्स का कंपोनेंट, इधर ध्यान दो, सारे के सारे फोर्स का कंपोनेंट हमें इसके लॉन्ग तोड़ना है, इसके लॉन्ग तोड़ना है, और इससे परपेंडिकुलर तोड़ना है। इसके लॉन्ग क्यों तोड़ना है? क्योंकि भाई यही तो डिसाइड करेगा ना कि सप्लाई फोर्स कितना है। भाई डिमांड फोर्स पता चल जाएगा यहाँ से। जैसे इसकी स्पीड v है, तो डिमांड फोर्स कितना होगा, एम वी स्क्वायर इंटू ये वाला आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा आर, ये वाला। ये तो डिमांड हो गया। सप्लाई देने वाले फोर्स इधर की तरफ ही तो देखने पड़ेंगे ना। तो सारा का सारा एकदम समझते जाओ सिस्टमेटिक, नहीं तो ये सबसे डिफिकल्ट डेरिवेशन। तो सारे के सारे डिमांड वाले फोर्स किधर रहेंगे, इधर। सबका कंपोनेंट किधर तोड़ना होगा, इधर। तो कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस में टूटता है। तो अगर एक आपने ऐसा ले लिया तो दूसरे वाले को इसके परपेंडिकुलर ले लो। दो एक्सिस लेना पड़ेगा हमको, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, लॉक करें। अब कंपोनेंट टूटेगा इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग। ठीक, तो बताओ mg किधर लगेगा, mg इसी के लॉन्ग लगेगा। थोड़ा पीछे कर लेता हूं, mg इसी के लॉन्ग यहां पे लगा दूं। mg ऐसे लगेगा। तुम लोग बोलोगे सेंटर से क्यों नहीं लग रहा है, कार को छोटा कर दे रहा हूं। मैं तो क्वेश्चन तुम लोग बार बार खड़ा करूंगी। अब ठीक है, ये कार है, ठीक है। तो इसका mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। mg नीचे की तरफ, अच्छा। इसका नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। क्यों? बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लैंक लगेगा ना। अरे प्लैंक पे गाड़ी है तो परपेंडिकुलर टू द प्लैंक लगेगा ना। ठीक है, रुको गधे, रट्टा मत मारा करो। ठीक है, तो इसका एन ऐसे लगेगा। ठीक, अच्छा। तो एंगल वेंगल पता कर सकते हो। ये वाला एंगल कितना है, 90। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा,
पक्का ना? ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। नहीं, नहीं ना। अच्छा बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लेगा, अंदर या बाहर? क्यों? क्योंकि अगर ये अभी भी कार स्किड होगी तो बाहर की तरफ स्किड होगी। अभी भी एक्सीडेंट होगा तो कार बाहर ऊपर स्किड करेगी कार। अगर तुमने रफ्तार अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि चलो बैंकिंग तो हो ही रखा है, आज गाड़ी की फुल स्पीड चेक करते हैं, ठीक है ना? तो तुम फिर ऐसे ऊपर से कुछ नीचे आओगे। ठीक है, क्लियर? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्लियर है कि नहीं? फ्रिक्शन लगेगा नीचे। ए गधे, हमको उसका मतलब नहीं। तुम बताओ ये क्लियर है कि नहीं तुम लोग को? ठीक है, ए गधो, बात नहीं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा पता लगाना जरा। ये वाला एंगल कितना होगा? अरे ये 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों आपस में 90 है। ये दोनों आपस में 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। और ऐसे शॉर्टकट याद रखो, अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस हो तो हर अल्टरनेट एंगल थीटा हो। अगर दो परपेंडिकुलर है, जैसे एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है, तो अगर तुमने ये थीटा निकाल दिया तो एक को छोड़ के एक थीटा होगा, फिर एक को छोड़ के एक थीटा होगा। हाँ, फिर एक को छोड़ के अगर तुम इधर जाओगे, ऐसे बढ़ाओगे, तो ये वाला थीटा होगा। एक को छोड़ के एक थीटा, दो एक्सिस तो। अरे तुम इतना दिमाग तो अपने जोर मत देना, तुम निकाल के देख लेना। ठीक है, क्लियर? बताओ। अब चलो इसके अलावा कंपोनेंट ब्रेक करो। तो एन का कंपोनेंट कितना है, देखो मैं लिख रहा हूं। इधर का, इधर की तरफ कंपोनेंट एन का कितना आएगा? एन साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? एन कॉस थीटा। अरे थीटा के साथ जो होता है वो कॉस होता है। ठीक है, एफ का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा? प्लस एफ एस। एफ का कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना, अब एफ ऐसे ब्रेक होगा ना, एक इधर ब्रेक होगा एक उधर ब्रेक होगा। एफ नीचे की तरफ ब्रेक होगा, कितना होगा? तो यहां पहले से नीचे क्या था, एम जी। एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। अरे चलेगा ना? अरे पहले से इस वाली लाइन पे एम जी तो था ना। बेटा एम जी था कि नहीं पहले से? और ये एफ एस साइन थीटा अलग से है। देख लो, जिसको ये आ गया उसको डिराइवेशन आ गया। क्या किया ये समझ लो, बस यही है। अब इसके बाद तो मैथ है सारा। जिसको जिसको ये समझ में आ गया कौन सी चीज कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, उसको सब आ गया। चलो लिखो लिखो, बनाओ तुम लोग। डिराइवेशन करना है। नॉर्मल किधर लगेगा, एमजी की, तो किसका किसका कंपोनेंट टूटेगा? क्या करना है? उस थीटा की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तीसरा थीटा बनाओगे तो ये भी थीटा होगा। मुझे जरूरत नहीं है उसकी। कौन सा नीचे? हाँ, तो उसका क्या काम है, उसका कोई जरूरत ही नहीं मुझे। बस बनाने के लिए एंगल चेक किया था। आर्यन, बात नहीं।
बच्चों हो गया, लिख लिए, बना लिए तुमने। अब आओ जो करना है करते हैं। क्या करेंगे? इधर वाला एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो। अरे ये ठीक है कि नहीं, देख लो। अरे इधर की तरफ जो फोर्स है वही तो सप्लाई करेगा ना। डिमांड है एम वी स्क्वायर बाई आर, सप्लाई करने वाला इधर वाला फोर्स है। इधर वाला फोर्स कितना है? एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। अब दूसरा देखो, ऊपर नीचे के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, क्योंकि ये कार ऊपर नीचे हवा में नहीं उड़ रही है, या रोड के अंदर नहीं धंस रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। एफ एस साइन थीटा। बोलो पक्का क्लियर? यहां से भी निकालना है हमको। सुनो, रुक जाओ, मैं अभी करता हूँ कुछ, चिंता मत करो तुम। कुछ करते हैं हम लोग। इधर सुनो ध्यान से बच्चों, यहां पे फॉर मैक्सिमम वी मैक्स या फॉर मैक्स वी, एफ एस शुड बी इक्वल टू। बच्चों एफ एस किसके इक्वल होना चाहिए? एफ एस मैक्स के। एफ एस शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स के इक्वल होना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो एफ एस मैक्स का वैल्यू रख दो ऊपर। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? एन साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स। देखो ये जानबूझ के लेंदी हो रहा है, मैं चाहूं तो एक स्टेप खा सकता हूं। बोलो खा जाऊं? प्लस म्यू एस इंटू एन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा इक्वेशन एन कॉस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। बोलो पक्का ठीक है? चलेगा? एक काम करो, नीचे वाले में एन वाले टर्म को, इसको इक्वेशन वन कह दो, इसको इक्वेशन वन कर दो। नीचे वाले में एन वाले टर्म को एक साथ ले लो। एन वाले टर्म को एक साथ लेने के लिए क्या करोगे? इसको इधर ला दो, तो हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो जानबूझ के, क्योंकि एन एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे तो एन एलिमिनेट हो जाएगा ना बच्चों। अरे एन इसमें से कॉमन ले लो पूरे इक्वेशन से, एन नीचे वाले इक्वेशन से कॉमन ले लो, सब कट जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू। अरे कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, वन एंड टू कर दो, क्योंकि हमें वी मैक्स चाहिए ना, इसीलिए वन और टू को करो। डिवाइडेड इक्वेशन वन एंड टू, क्या हमें मिलेगा? एन कट जाएगा, ऊपर मिलेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, नीचे क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, एम से एम कट जाएगा ना उधर, एम से एम कट जाएगा बच्चों, जी बचेगा, तो ये बचेगा वी स्क्वायर बाई आर अपॉन जी। देख लो, किसी को डाउट है बताओ इसमें मेरे को। वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। बच्चों एक काम करो, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो क्या बनेगा ऊपर? टैन थीटा
प्लस म्यू एस अपॉन 1 - म्यू एस tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये वी मैक्स है लेकिन बच्चों वी मैक्स बाई आर जी, ये मैक्सिमम वी है, मतलब ये बात याद रखिए। हाँ, तो बच्चों इसके बाद मैक्सिमम वी के लिए तो एफ एस इक्वल टू एफ एस मैक्स डालें, तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी और यही आंसर है, यही हमारा फाइनल लक्ष्य था। Vm इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 - म्यू एस tan। दिस इज द फाइनल आंसर। ये डिराइवेशन फाइनल, कि बैंकिंग के साथ आप इतने स्पीड से घूम सकते हैं। हाँ, आर्यन जाएगा, कार रोकेगा, जितने टर्न आएंगे पहले रेडियस निकालेगा, एंगल निकालेगा, कैलकुलेशन। वो धमाल मूवी है उसमें कैलकुलेशन करता है ना, वो बोलता है कि गैप इतना सा है, इतनी स्पीड से इतने डिग्री पे आना पड़ेगा, वो प्रोजेक्टाइल का एक्सपेरिमेंट करता है। हो गया। ब्रेक, वो क्या चीज होती है? अच्छा रुक जाओ, ये पूरा कर लो, अभी ये पूरा तो नहीं हुआ है ना, ठीक है ना। ठीक है, देखो इधर लिख लिया, सबने लिख लिया, डिराइवेशन समझ में आया, कर लोगे, एग्जाम में कर लोगे, सही बना लेना, डायग्राम कर लेना। देखो चो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना फ्रिक्शन के भी घूम पाए? हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना फ्रिक्शन के घूम पाए, मतलब बिना फ्रिक्शन को यूज किए घूम पाए? हाँ, तो जैसे क्वेश्चन अगर बोले इसी का सब केस, कुछ भी कर लो, ए लिख दे रहा हूं कि सेफ टर्न, क्वेश्चन बोलेगा विदाउट द यूज ऑफ फ्रिक्शन, या बोलेगा विदाउट विदाउट वियर एंड टीयर, विदाउट वियर एंड टीयर, विदाउट वियर एंड टीयर ऑफ टायर। सेफ टर्न विदाउट फ्रिक्शन बोलेगा, या बोलेगा, अरे लैंग्वेज बता रहा हूं क्वेश्चन में, विदाउट वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है, ये फ्रेज है, इट इज अ डिग्रेडेशन ड्यू टू यूज। कोई चीज जब बार बार इस्तेमाल करने की वजह से डिग्रेड होती है तो उसे हम बोलते हैं वियर एंड टीयर, ठीक है ना। तो अगर टायर के वियर एंड टीयर के विदाउट घूमना है तो बच्चों फ्रिक्शन का यूज नहीं करना है, तो म्यू एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसी क्वेश्चन में म्यू एस की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो वीएम की वैल्यू क्या आती है, फटाफट बताओ मुझे। आर जी टेन थीटा, ठीक है, तो वीएम की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी? रूट अंडर आर जी टेन थीटा, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। अगर इतनी स्पीड रहेगी तो विदाउट द वियर एंड टीयर ऑफ टायर के, ठीक है ना। हाँ हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू। बच्चों अगर बैंकिंग ना हो तो देखो, ये वाला फॉर्मूला पिछला वाला फॉर्मूला हो जाएगा, बैंकिंग ना हो तो थीटा क्या हो जाएगा? 0, तो tan 0 पुट कर दो, तो वी मैक्स कितना आएगा? आर जी म्यू एस, पिछला वाला आ गया। ये सबका फॉर्मूला है, जिसको ये याद है उसको सब कुछ याद है। इसी में थीटा 0 कर दो, पिछला वाला कैसे है? अरे जब बैंकिंग नहीं हो तो थीटा 0 होगा ना, थीटा 0 होगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब फॉर्मूला दे देगा एक ही बार में। सुनो, अब कुछ बातें सुन लो इधर ध्यान से। यहाँ तीन ए, इधर ध्यान दोगे तो तीन फॉर्मूले हैं, एक है म्यू एस आर जी और एक है म्यू एस आर जी टेन थीटा, या आर जी टेन थीटा म्यू एस कहां से आ गया?
और एक है फाइनल वाला। ठीक है ना, जैसे जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, VM2 है, और ये VM3 है। ये जो बड़ा सा है ऊपर जो लिखा है वो VM3 है। तो इसमें VM3 विल बी ग्रेटर देन VM2, विल बी ग्रेटर देन VM1। जैसे अगर इसकी स्पीड 30 आई तो इसकी स्पीड पक्का 45 या मतलब 30 से ज्यादा होगी, और इसकी स्पीड पक्का पीछे वाले से ज्यादा होगी 60। तो अगर वो पर्सन 30 तक घूमता है, अगर प्लेन सरफेस है तो 30 तक घूम सकता है। अगर बैंकिंग कर दिया 45 तक घूम सकता है, 45 मीटर पर सेकंड मान लो, 45 तक घूम सकता है। लेकिन जब वो 45 तक घूमेगा तो उसके टायर का फ्रिक्शन यूज नहीं। लेकिन अगर फिर भी उससे ज्यादा स्पीड से घूमना चाहता है तो 60 तक घूम पाएगा, लेकिन अब की बार उसके टायर का फ्रिक्शन यूज होगा, गया, घूम नहीं पाएगा। बैंकिंग भी उसको बचा नहीं सकता। ठीक है, तो किस्मत अच्छी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है, इससे कम वैल्यू इसकी होती है, RG10। हाँ, आगे बस, ये चैप्टर हमारे हिसाब से कंप्लीट हुआ क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, तो 2 मिनट ब्रेक दे दूं? 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट ब्रेक दे दूं। अगर तुमने टाइम स्टॉप किया लास्ट टाइम की तरह, डंडे मारूंगा मैं यहीं पे, मैं यहीं पे हूँ। मैं टाइम देख के जा रहा हूँ वॉच में अपने। ऐसा करो, 10-10 कर लेते हैं, 5-5 कर लेते हैं। चलो, इधर ध्यान दो। सत्यम, ठीक है? सत्यम, लिखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन ही लिखवा रहा था, ये टॉपिक लिखवा रहा था। दो छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट कर लो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, छोटे छोटे टॉपिक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी थीटा से नोट करते हो, दूसरे वाले को भी थीटा से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between the normal and the net force, and the net force, सर को ही देखो, सर को बुलाऊंगा। इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द नेट फोर्स, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द नेट फोर्स, एंड द नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेट फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल, and the net force of maximum static friction and the and normal, and normal, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर, नॉर्मल इधर लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन आगे लग रहा है, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है, FS मैक्स आगे लग रहा है। अच्छा, जब ग्राउंड पे आप चलते हैं तो आप फ्रिक्शन आपके पैरों पे किधर लगता है, आगे या पीछे? जैसे मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है या आगे? जैसे ऐसे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। आप जिधर की तरफ मूव करते हैं फ्रिक्शन उधर लगता है, कैसे बता? जैसे बच्चों आपका ये पैर है, अगर, अरे गधो, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, ड्राइंग का थोड़ी हूँ। ठीक है ना, ये पैर है, तो अगर मान लो बारिश पड़ी हो और अचानक आप ये अपना पैर उठाने वाले हो और बारिश पड़ी हो, तो ये पैर किधर स्लिप होगा, पीछे की? अरे स्लिप किधर होगा, पीछे की तरफ। अगर यहाँ पे ऐसे बारिश पड़ी तो पीछे, अरे पक्का बताओ गधो।
अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, पहले बताओ ये पीछे की तरफ स्लिप होगा कि नहीं। तो इसको स्लिप होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो इसीलिए फ्रिक्शन को आगे बढ़ाया है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो बीच में आएगा, जो आपको मूव करने में मदद करता है। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स, इनका जो एफनेट फोर्स होता है वो बीच में आता है, और इसी के वजह से आप आगे की तरफ मूव कर पाते हो। यहाँ पे एफनेट लगता है जिसके वजह से आप आगे की तरफ मूव कर पाते हो। तो ऊपर एंगल किसके बीच में होगा, नॉर्मल और एफनेट के बीच में। तो बताओ ये अगर एफ एस मैक्स है तो ये भी एफ एस मैक्स होगा। अरे देख लो ध्यान से, ये एफ एस मैक्स है तो ये भी एफ एस मैक्स होगा। ठीक है ना। तो अब इसमें डायरेक्ट tan थीटा तुम निकालो। tan थीटा कितना आएगा, अरे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है ना। क्या बात कर रहे हो, tan थीटा कितना आएगा, एफ एस मैक्स अपॉन एन। कहाँ एफ साइन थीटा है भाई, एफ एस मैक्स है। क्या हो गया तुम, बात करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो तुम। अरे यही वाली चीज ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ ना, वेक्टर है तो। एफ एस मैक्स हो गया, तो एफ एस मैक्स, वैल्यू डाल दो एफ एस मैक्स की कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन। बात नहीं, एन से एन कैंसिल कर दो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू एस की। तो यहां से याद रखना tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो आपको म्यू एस दिया है, मतलब ये हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया तो इसका मतलब आपका क्या दिया है, आपको म्यू एस दिया है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलें। ये याद रखना किसके बीच में एंगल होता है, एफनेट और एन के बीच में। अगर दोबारा बात कर तो तुम दोनों पाए गए, 2.5 मिनट चेयर बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर। अगला लिखो, एंगल ऑफ रिपोज लास्ट, एंगल ऑफ रिपोज थीटा, इसको भी थीटा, एंगल ऑफ रिपोज थीटा। देखो इधर ध्यान से देखो, ये मास एम है, ये एंगल थीटा है। बच्चों अगर मैं इसको ऊपर उठाता जाऊं तो ये थीटा बढ़ता जाएगा, तो जिस थीटा पे ये मूव कर देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, एक लिख लो इसका डेफिनेशन। इट इज द एंगल इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लैंक इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लैंक एट विच ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड एट विच ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड। बच्चों प्लैंक पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है जिसपे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट टू स्लाइड। हाँ, जैसे ऊपर उठाते जाओगे ये रुका रहेगा, लेकिन एक एंगल के बाद करोगे तो ये नीचे स्लिप हो जाएगा। तो वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना। तो बताओ, ये थोड़ा इसका फिजिक्स डिस्कस करते हैं। तो बताओ इसको नीचे की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है, कौन सा फोर्स खींच रहा है, कौन सा फोर्स खींच रहा है, एम जी साइन थीटा। अरे नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा खींच रहा है ना, एफ एस थोड़ी खींच रहा है, एम जी साइन थीटा खींच रहा है। और इसका पीछे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ एस मैक्स। वैल्यूज डाल के थीटा की वैल्यू निकालो, वैल्यूज डालो थीटा की वैल्यू निकालो। निकला, बच्चों ने निकला। बताओ थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे एम जी साइन थीटा बढ़ता जाएगा। तो जब एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स से ज्यादा हो जाएगा देन इट विल स्टार्ट टू स्लाइड। तो एम जी साइन थीटा जिस मोमेंट पर एफ एस मैक्स के इक्वल होगा उससे थोड़ा भी थीटा बढ़ाओगे तो स्लाइड करने लगेगा। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों,
mg sin थीटा, एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे mg cos थीटा, mg cos थीटा होती है, mg से mg कैंसिल कर दो, म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी वापस से tan थीटा, म्यू एस इज इक्वल्स टू tan थीटा वापस से। चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहे चाहे एंगल ऑफ रिपोज कहे, अरे तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज निकाल रहे हैं, अब वो तो तुम्हारा एक भाई थीटा, बस अगर तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो चाहे एंगल ऑफ रिपोज दिया है, इनडायरेक्टली आपको म्यू एस की वैल्यू दिया है, ठीक है ना। तो चैप्टर tan थीटा नहीं थीटा है, थीटा इससे थोड़ा भी ज्यादा बड़ा होगा, इट विल स्टार्ट टू स्लाइड। अरे जैसे मान लो 30 डिग्री वैल्यू आई, तुम 30 डिग्री 1 सेकेंड कर रहे ना, स्लाइड होने लगे, ठीक है। 30 से कम रहेगा स्लाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हुआ, ठीक है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग का टास्क है बच्चों, एक दो नॉर्मल बोलने सुनते ही नहीं तुम लोग, आदत ही नहीं तुम लोग को इंसान बनने की। एनसीईआरटी का अब अगली क्लास हमारी कब होगी फिजिक्स से, वेडनेसडे को है, बहुत लंबा टाइम है। मैं उम्मीद करता हूँ 15 क्वेश्चन कर लेना कम से कम फिजिक्स के एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन कम से कम, जो पूरा कर ले अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 कर ले। नहीं कर पाओगे, कितने बड़े आलसी लोग हो, कितने बड़े आलसी लोग हो, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करोगे, बस बहाना चाहिए। हमेशा मैथ्स केमिस्ट्री तो, हमेशा मैथ्स केमिस्ट्री तो पढ़ते नहीं हो। अरे अभी जब बाहर घूम रहे होगे 5 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे या दो दो क्वेश्चन भी करोगे यार हो जाएगा, मैंने पूरा सॉल्व करने को बोला ही नहीं। और जो नहीं करके आएगा याद रखना ये बात, 2.5 मिनट शेयर, रुक जाओ 1 मिनट बैठे रहो, 1 मिनट बैठे रहो, बैठ जाओ पीछे। देखो अभी लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स अंशिका के थे, 11 नंबर, लेकिन लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, 25 में से 11 आए हैं, 50% भी क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि हर एग्जाम में जो टॉप करेगा एटलीस्ट 50% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अब पहली बार है तो हम इनाम दे रहे हैं, ठीक है। अंशिका आ जाओ बाहर, अंशिका आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ इधर कैमरे दो, यहाँ पे सामने कैमरे के सामने एक बार, ठीक है। चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट करणवीर, ये 2 बार मैंने चॉकलेट क्वेश्चन 2 बार बोला था, करणवीर ने 2 बार सॉल्व किया, हालांकि मैंने चॉकलेट क्वेश्चन कई बार दिया है, लेकिन 2 बार, एक पीछे और एक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, ठीक है चलो ठीक है, चलो।